सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं इस हार्मोन्स की। तो ये हार्मोन्स अपने में ही एक स्पेशल टाइप का हार्मोन्स है। ये किसी एथिलीन की तरह फंक्शन नहीं करता, किसी जिब्रेलिक एसिड की तरह फंक्शन नहीं करता। मतलब ये किसी तरीके से आप कह दो कि ग्रोथ से रिलेटेड अगर मैं कह दूं तो उसमें एक फंक्शन तो करता है, लेकिन ग्रोथ के रेगुलेशन मतलब ग्रोथ को बढ़ाने में ही केवल रेगुलेशन नहीं होता। हमेशा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप में कई दफ़े कई चीज़ें इनहिबिट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ इसी तरीके का फंक्शन लेकर के आती है हमारी एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं एक स्ट्रेस हार्मोन्स। अब इसके स्ट्रेस कहने के पीछे का एक फीचर है दोस्तों, जब भी स्ट्रेस कंडीशन होती है हर प्लांट हर टेम्परेचर हर क्लाइमेट में ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आपके कई तरीके के ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको अच्छा टेम्परेचर पसंद है, थोड़ा कूल टेम्परेचर पसंद है, और ऊपर से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ी सी ड्रॉट हो, तो उस कंडीशंस में ड्रॉट कहने का मतलब ये है थोड़ा सा वहाँ पे पानी की कमी हो या शुष्क हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे हार्मोन्स वहाँ पे काम करते हैं। अगर दोस्तों जहाँ पे गर्मी रहेगी वहाँ पे अगर कोई सीड जर्मिनेट भी करता है तो दैट्स अ टोटली वेस्ट, वो टोटली पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी क्या होता है कि हम एक ऐसे इस तरीके के प्लांट को वहाँ पे ग्रो कराएं जब वहाँ का कंडीशन थोड़ी फेवरेबल हो जाए। इसलिए दोस्तों इस तरीके का हार्मोन्स इस तरीके के फंक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ज़रूर इस तरीके की स्लाइड बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो आप फ़ोन में एक बार खोलें तो आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो जाए। अगर मैं इस लाइफ साइकिल की इस फ्लो चार्ट की बात करूँ तो ये भी अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स है। अगर आप इसको रखते हैं अपने पास, देखिए ये कोई भी इमेज जो है ये कहीं से भी कॉपीड इमेज नहीं है, ये सब खुद बनाई जाती है, ये सारे फ्लो चार्ट्स खुद तैयार किए जाते हैं। तो ये आप अगर इसको इस तरीके से लेते हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ईजी बन जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, जिसे हम लोग ABA के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पे एब्सिसिक एसिड में लिखी हुई है, एब्सिसिक एसिड इज़ अ नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस। ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस होता है जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है, और ये नेचुरली हमारे प्लांट में मौजूद होता है, विच एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर इवन इन लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, जनरली एक तरीके के ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। दोस्तों अगर मैं इनकी डिस्कवरी की बात करूं, इसमें जो हम लोग जिनके बारे में इस कोर्स के अंदर और जानेंगे वो है इनके डिस्कवरी के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इनके इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में। तो जो वीडियो इम्पॉर्टेंट बनता है दोस्तों वो काफ़ी चीज़ों से बनता है, और जो स्पेशली किसी हार्मोन्स में होता है दोस्तों वो होता है रोल। अब देखिए मैंने कुछ हार्मोन्स के वीडियो बायोसिंथेसिस बताई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताए, इनके भी बायोसिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताता। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की आई कि ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम लोग इसको देखते थे, और वो भी यूजी के बच्चे ज़्यादा इसको देखना पसंद करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, तो उनके लिए दोस्तों एक अलग कोर्स या फिर वो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे उनको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कवरी की बात करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑनलाइन टीचिंग OT, मैं बताना भूल गया। तो यहाँ पर डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले PF वेयरिंग एंड एसोसिएट्स, मतलब इनके कुछ कलीग्स थे, उन्होंने क्या किया कि इनके साथ में मिलकर 1963 में सबसे पहले एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एक नेचुरल अकरिंग हार्मोन्स है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों अगर मैं इनके आइसोलेशन की बात करूँ तो कहाँ से इनको आइसोलेट किया गया, तो इनको आइसोलेट जो है वो कई जगह से किया गया। तो हमने यहाँ पे कई पॉइंट्स में इसीलिए 3 जगह से लिखा हुआ है, ताकि आपको जो भी पता हो आप जान जाइए कि कंफ्यूज ना हो कि यार मैंने तो ये पढ़ा हुआ था। आइसोलेट अ डोरमेंसी इंड्यूस सब्सटेंसेस फ्रॉम लीव्स ऑफ एसोस्यूडो प्लैंटेनस एंड दे कॉल्ड इट डॉर्मिन, मतलब कि ये जनरली ऐसे जगह पे पाए गए जहाँ पे ये लीफ की ग्रोथ को क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं से इनहिबिट कर रहे थे। ठीक है, आइसोलेटेड अ डोरमेंसी इंड्यूसिंग, मतलब कि जो हमारी लीफ होती हैं जो फॉल डाउन होती हैं, इस तरीके के लीफ से जनरली जो हमारा सबसे पहला एब्सिसिक एसिड था वो पाया गया। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्लांट का नाम था वो था एसोस्यूडो प्लैंटेनस एंड दे कॉल्ड इट डॉर्मिन, और उस समय जो इनको नाम दिया गया वो नाम दिया गया डॉर्मिन। अगेन नेक्स्ट आइसोलेशन के एक्सपेरिमेंट में क्या दिखा रहे हैं, एट द टाइम HR कांस एंड एडिकॉट 1963, एडिकॉट ने क्या किया था 1963 में ऑल्सो आइसोलेट अ सब्सटेंस एप्सिसिन
ठीक है। तो जब इन्होंने इसे आइसोलेट किया देन उसका जो सब्सटेंस का जो नाम, जिन्होंने जिस सब्सटेंस को आइसोलेट किया उसका नाम एब्सिसिन था, और उसका जो मतलब थोड़ा मोड़ा कैरेक्टर था वो इससे बिल्कुल मैच करता था, फॉर्म प्लांट टिश्यू विच कुड एक्सिलरेट लीफ फॉल। तो ये जो कंपोनेंट था ये जनरली क्या करता था, हमारे जो लीफ फॉल होती थी उसको क्या करता था, एक्सिलरेट करता था, मतलब इंड्यूस करता था, मतलब उसको बढ़ाता था। तो जाहिर तौर पे दोस्तों जब हमारे सीज़न ऐसे होते हैं कि हमारे प्लांट जो हैं वो पूरी तरीके से प्लांट को ग्रोथ ना पहुंचा पाएँ, या फिर कई तरीके के ऐसा होता है कि जो हमारी फ्लोएम होती है जो जनरली फूड को ले जाने का काम करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं या उसके सीव ट्यूब्स वगैरह में कोई जमाव हो जाए जिससे कि उसके जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं और जो फूड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट ना हो, तो इस कंडीशन में इस तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे लीफ फॉलिंग देखने को मिल सकती है। आगे कहते हैं इन 1966 इट वॉज फाउंड दैट बोथ डॉर्मिन एंड एब्सिसिन आर केमिकली द सेम कंपाउंड। जब 1966 में दोबारा इनको देखा गया तो जो हमारा डॉर्मिन था वो और जो हमारा एब्सिसिन था वो, ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके के कंपाउंड्स थे, इनका नेचर बिल्कुल सेम था, इनके फंक्शंस भी तकरीबन सेम थे, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, मिला करके इनको एक नाम दे जिसका नाम था एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 आइसोलेशन थे। पहले वाले में जो नाम खोजा गया वो डॉर्मिन खोजा गया, दूसरे वाले में उसको कंपैरिजन कराया गया एब्सिसिन से, एंड देन दोनों को मिला दिया गया और एक नया कंपाउंड बन के तैयार हुआ जिसका नाम था एब्सिसिक एसिड। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन केवल इनका ग्रोथ रेगुलेटर लीफ तक ही नहीं था। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा फंक्शन इनकी इंपॉर्टेंस की, तो वो होती है दोस्तों सीड डॉर्मेंसी के समय। सीड ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि वो किसी भी क्लाइमेट में अगर ग्रो कर तो ले, लेकिन जब वो बाहर अपनी लीफ को, अपने नन्हे मुन्ने कोलियोप्टाइल को, या फिर जब वो बाहर निकालती है अपने प्लांट के किसी भी छोटे से पार्ट को, तो वो बिल्कुल ही सेंसिटिव होता है हमारे टेम्परेचर और क्लाइमेट के प्रति। अगर वहाँ का टेम्परेचर और क्लाइमेट अच्छा नहीं रहेगा देन प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा, इसलिए जो है हमें ध्यान में रखना होता है। तो एब्सिसिक एसिड को इसीलिए एक स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि अपने आप को एज अ टेम्परेचर के हिसाब से कुछ देर के लिए उस लीफ को या फिर उस सीड को थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेज में रख देता है कि भाई अभी आपको नेचर से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, स्टेम लीव्स बर्ड्स फ्रूट्स एंड सीड्स, इट इज सिंथेसाइज प्रीडोमिनेंटली इन मैच्योर लीफ। अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, तो स्टेम में होता है, लीव्स में होता है, बर्ड्स में होता है, फ्रूट्स में होता है और सीड, मतलब कि आप देखिए तो ओवरऑल प्लांट के सभी पार्ट्स में ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके प्रीडोमिनेंटली की मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, तो देन मैच्योर लीफ वो जगह होती है जहाँ पे हमारे एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द स्टेम एपेक्स। और उसके बाद जब ये मेच्योर लीफ में बनते हैं, प्रीडोमिनेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ से हमारे स्टेम में। अब दोस्तों हम लोग फाइनली इनके बात करते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोल। अब दोस्तों रोल का जो वीडियो है ना, जस्ट अभी मैं एक इंट्रो दूंगा क्योंकि वीडियो जो है वो केवल 6:14 का बचा हुआ है, तो मतलब 6 मिनट में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रोल के बारे में मैं कुछ हल्का फुल्का आपको इंट्रो जरूर दूंगा, जैसे कि बड डॉर्मेंसी। अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों जो फैक्टर हैं वो डॉर्मेंसी को ही अफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं पे। पहली बात तो ये कि इनके जितने फंक्शन हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इनहिबिट करने का काम करेंगे, लेकिन फ्रूट के डेवलपमेंट को थोड़ा सा इंड्यूस करेंगे, सेनेसेंस को बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको ये कहीं कहीं बढ़ावा देंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये किसी भी चीज़ को कंट्रोल करेंगे, स्पेशली ग्रोथ को। तो बड डॉर्मेंसी, कोल्ड हार्डीनेस, ठीक है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीड जर्मिनेशन अपने में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिब्रेलिक एसिड ये चाहता है, जस्ट मैं एक कंडीशंस बताता हूँ आपको, एक नॉर्मल कंडीशंस जो मैंने पहले ही बताई हुई है। आप क्या करते हो कि जैसे कि हमारे वीट के सीड हैं, आप उसको क्या करते हो हीट टेम्परेचर पे रखते हो या किसी भूसे वगैरह के घर में रख देते हो, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक जर्मिनेट नहीं करते हैं। जब वो जर्मिनेट नहीं करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि एब्सिसिक एसिड को ये पता है कि बाहर की जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ड्रॉट है, या फिर यूँ कह दो, देखो साइंस है यार, चाहे इसको साइकोलॉजिकली समझो या फिर इसको आप साइंस के बेसिस पे समझो, सिंपली सी बात है, एब्सिसिक एसिड तभी एक्टिवेट होगा या फिर वो तभी होगा जब वो एक प्रॉपर टेम्परेचर
मिलेगा। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक प्रॉपर क्लाइमेट और कम टेम्परेचर पे ही ग्रो कर सकते, सिक्रीट हो सकते हैं। तो एब्सिसिक एसिड भी जब ड्रॉट कंडीशंस आती है, प्लांट को ज़रूरत होती है, तो उस समय तो ये क्या करते हैं, खुद बनते हैं और प्लांट के को अपने अकॉर्डिंग जो भी उनका रोल है वो प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि जब टेम्परेचर बाहर का ड्रॉट होता है तो प्लांट को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि भैया आगे का जो टेम्परेचर है, हमारा बाहर का जो टेम्परेचर है, उसमें हम सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अपने सीड को जब तक उसकी वायबिलिटी है तब तक उसको जो है डॉर्मेंट करके रखता है। डॉर्मेंट का मतलब ये है कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। इससे सीड डेड तो नहीं होती हैं, लेकिन जो एंडोस्पर्म है उनका कंटेंट लगातार यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि भाई जब तक ये जर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब इनकी वायबिलिटी हमें पता हो कि कोई सीड 2 साल तक बिना जर्मिनेट के जिंदा रह सकती है, तो 1 साल तक हम उसको रोक करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2 साल के ऊपर का वो होगा, सीड ऑटोमेटिकली पूरी तरह से डेड हो जाएगी। तब हम उसको चाहे जितना भी कूल टेम्परेचर में डालें, चाहे जितना वाटर दें, वो जर्मिनेट नहीं करेगी। तो क्या होता है दोस्तों, यही होता है कि जिब्रेलिक एसिड जैसा कोल्ड हार्मोन्स होता है, या फिर मैं कह दूं कि कोल्ड जब होते हैं टेम्परेचर, तो उस समय पे वो अपना केमिकल सिंथेसिस करते हैं, या फिर वो सिक्रीट होते हैं जो जिब्रेलिक होते हैं, और साथ में एक्टिवेटेड होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, एंड देन जो हमारा सीड होता है वो जर्मिनेट होता है। इसीलिए हम खेत की जो है बढ़िया से जुताई कर देते हैं ताकि वहाँ पे सभी गैसेस जो हैं वो अंदर एंटर कर सकें, थोड़ी सी नमी रहे, ह्यूमिडिटी रहे, ताकि प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए। फ्रूट डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड, जिनके बारे में मैं ब्रीफ नॉलेज बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से करते हैं। सेनेसेंस एंड एप्सन, ये तो इनका इंपॉर्टेंट काम होता ही है, और सब हार्मोन्स की तरह ये भी फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि बड डोरमेंसी है, कोल्ड हार्डीनेस है और सीड जर्मिनेशन है। तो पहले पेज में हमारे यही 3 है, बड डोरमेंसी है, कोल्ड हार्डीनेस है और सीड जर्मिनेशन है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने फाइनली पिछले ही वीडियो में थोड़ा मोड़ा हिंट आपको दे दिया था, लेकिन इस वीडियो में अगर आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो, अगर आपको अपने कॉलेजेस में नोट्स लिखने हो, अगर आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए नोट्स रखनी हो, तो फिर आप इस नोट्स को ज़रूर कॉपी करिएगा, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इस तरीके के नोट्स को प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इसको जो है अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह भी करते हैं तो उनकी नोट से भी कंपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा डेटा इसमें मौजूद है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, ABA इज़ एन इम्पॉर्टेंट डोरमेंसी रेगुलेटिंग हार्मोन्स। ABA जो होता है दोस्तों, सबसे पहले भी मैंने बताया है कि ये एक इनहिबिटरी हार्मोन्स है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तो ये एक डोरमेंसी रेगुलेटिंग हार्मोन्स है। इट डिले और इवन स्टॉप द ओपनिंग ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लावरिंग बर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट डिले इवन स्टॉप, मतलब कि जो बर्ड्स होती हैं जहाँ से हमारी स्टेम डेवलप करती हैं या फिर उनकी ब्रांचेस डेवलप करती हैं, उस जगह पे क्या होता है, जो ओपनिंग होती है जहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होना होता है, उसे ये पूरी तरीके से क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती है। ध्यान रखिएगा, उनकी ओपनिंग को पूरी तरह से स्टॉप कर देती हैं, जिससे कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। इस तरीके से एक तरीके से बर्ड की डोरमेंसी करती हैं, बर्ड को बढ़ने से रोकती हैं, प्रोबेबली बाई इनहिबिटिंग द ग्रोथ प्रोसेस। क्योंकि बर्ड को ग्रोथ होना दोस्तों जिब्रेलिक एसिड हार्मोन्स हो गया या बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं, तो उन पे ये जस्ट निगेटिव इफेक्ट डालता है और उसके बाद ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। ठीक है, आगे है कॉज अकुमुलेशन ऑफ ABA एंड डिक्रीज GA कंटेंट। जब ABA कहीं पे अकुमुलेट होगा तो वहाँ पे जो GA मतलब जिब्रेलिक एसिड का जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम वहाँ पे हो जाएगा, या फिर यूँ कहूँ कि वो जो टेम्परेचर या प्रेशर होगा वहाँ पे, या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ पे हमारे जिब्रेलिक एसिड के लिए अनुकूल नहीं होंगी। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान में रख करके चलना है। अगेन दोस्तों अगर मैं बात करूँ कोल्ड हार्डीनेस की, तो आपको वर्ड से ही थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। कोल्ड एक्लिमेशंस द इनिशियल फेज ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू लो टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं तो लो टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए। विंटर जो होता है दोस्तों, वो भी उसमें भी डोरमेंसी आती है, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हॉट होता है फिर भी उस समय डोरमेंसी जो होती है वो क्रिएट होती है। तो ये भी दोस्तों एब्सिसिक एसिड का काम होता है। वही कहते हैं कोल्ड एक्यूमुलेशंस द इनिशियल फेज ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स द लो टेम्परेचर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, जो हमारा शुरुआती के समय पे होता है, बहुत ही ज़्यादा धीमा रिस्पांस करता है प्लांट लो टेम्परेचर पे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं दोस्तों हमारे डोरमेंसी हार्मोन्स मतलब ABA के द्वारा। ABA एक्ट एज हार्डीनेस प्रमोटर इन सेवरल ट्रीज
और ये जो आपका ABO होता है ये एक तरीके से हार्डनेस को प्रमोट करता है, मतलब डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। आगे अगर हम बात करते हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में दोस्तों, तो ABA इज स्ट्रॉन्ग जर्मिनेशन हार्मोन। ध्यान रखिएगा, ABA इज स्ट्रॉन्ग जर्मिनेशन इनहिबिटर, नॉट हार्मोन्स। इज जर्मिनेशन इनहिबिटर मतलब कि इस सीड के अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सीड पे सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए हम इनको एक डोरमेंट हार्मोन्स या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये भी दोस्तों जनरली हमारे कॉन्सेंट्रेशन pH वैल्यू के बेसिस पे डिफाइन होता है। इस तरीके के सीड में जो सीड डोरमेंट होती है उसमें एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है किसी और हार्मोन्स के मुकाबले। कंसंट्रेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट इनहिबिटरी इफेक्ट वेरियस बिटवीन 5 to 100 ppm डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज। मतलब कि जो इनकी एक अमाउंट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, वो तकरीबन 5 to 100 ppm के बीच में होना चाहिए। और ये 5 to 100 किसी में 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ये स्पेसीज के हिसाब से डिपेंड करता है। ABA इंट्रैक्ट विथ जिब्रेलिक एसिड एंड काइनेटिन इन कंट्रोलिंग जर्मिनेशन। जो हमारा ABA होता है जनरली इंट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट नहीं इंट्रैक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो जिब्रेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कम होगा, लेकिन इंटरैक्ट जो हो रहा है दोस्तों वो जनरली हमारे जिब्रेलिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही हो रहा है। मतलब जब वो घट रहा है तो एब्सिसिक एसिड वहाँ पे आ रहा है, और जब जिब्रेलिक एसिड बढ़ रहा है तो हमारा वहाँ पे से एब्सिसिक एसिड चला जा रहा है। काइनेटिन दोस्तों, साइटोकाइनिन भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे सेनेसेंस और एब्सिशन की, तो ऑलरेडी मैंने सेनेसेंस के बारे में बताया हुआ है, आप जा सकते हैं प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि सेनेसेंस क्या होता है। दोस्तों जो लीफ फॉलिंग वगैरह होती है, अगर मैं बात करूँ तो ABA एक्सीलरेट सेनेसेंस। जो ABA होता है जनरली वो एक्सीलरेट करता है हमारे सेनेसेंस को। एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट ऑर्गेन, मतलब जो हमारे प्लांट हैं कई तरीके की जो ग्रोथ हैं, उसके बाद एब्सिशन हैं जैसे कि लीव्स वगैरह जो झड़ती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं इनको भी एक्सीलरेट करते हैं, इनको भी बढ़ावा देते हैं। दिस इज अकम्पेन्ड बाय रैपिड लॉस ऑफ क्लोरोफिल। और जनरली अगर वहाँ पे एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्लोरोफिल का अच्छा खासा लॉस होता है। प्रोटीन एंड आरएनए और प्रोटीन का भी वहाँ पे लॉस होता है, जिसके द्वारा जो वहाँ पे लीव्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से या तो येलोविश हो जाती हैं अगर प्लांट में, वरना वो ज़मीन के नीचे गिर जाती हैं। इफेक्ट ऑफ ABA ऑन सेनेसेंस इज पार्शियली रिवर्सिबल द एप्लीकेशन ऑफ GA और काइनेटिन। अगर मैं बात करूँ इनके फंक्शंस के बारे में या फिर इनके पार्शियली सेनेसेंस के बारे में, तो सेनेसेंस को रोकते हैं हमारे जिब्रेलिक, जबकि ये उसको प्रमोट करते हैं। मतलब एब्सिसिक एसिड प्रमोट करते हैं सेनेसेंस को, जबकि अदर हार्मोन्स जो होते हैं काइनेटिन है, जिब्रेलिक एसिड, वो उसको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। अगर दोस्तों आखिरी पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो आखिरी पॉइंट्स है फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन। ये तो तकरीबन सभी हार्मोन्स करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो फीमेलनेस को बढ़ावा देते हैं, बहुत मेलनेस को देते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि इस तरीके के सेक्स एक्सप्रेशन या फ्लावरिंग में मदद करते हैं। ABA इनहिबिट लॉन्ग डे प्लांट टू बोल्ट एंड फ्लावर। मतलब कि ABA जो है वो जनरली क्या करती है कि इनहिबिट करती है लॉन्ग डे प्लांट टू बोल्ट एंड फ्लावरिंग के लिए। इन जनरल फ्लावरिंग इज इफेक्टेड बाय द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ABA एंड GA। मतलब कि जो हमारी फ्लावरिंग होती है उसके लिए जो कंसंट्रेशन है ABA और जिब्रेलिक एसिड का वो काफ़ी बैलेंस होना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है फ्लावरिंग के लिए। इन कैनबिस सटाइवा की बात करते हैं, ABA रिवर्स द इफेक्ट ऑफ GA ऑन मेल फ्लावर फॉर्मेशन ऑन फीमेल प्लांट्स। तो जनरली जो हमारा ABA है वो जनरली दोस्तों फीमेल प्लांट, जो जिब्रेलिक एसिड जनरली फीमेलनेस को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पे ये उसके फंक्शंस को, जो उसका इफेक्ट है उसको कम करते हैं और मेल फ्लावर के फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। बट ABA इटसेल्फ डज नॉट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर ऑन मेल प्लांट। लेकिन दोस्तों जो ABA होता है वो कभी भी फीमेल फ्लावर को प्रमोट नहीं करेगा किसी भी मेल प्लांट पे। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो मेलनेस को काफ़ी बढ़ावा ये देते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा रोल का। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी कमियां लगी हों, थोड़ी सी जल्दी लगी हो, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, लाइन बाय लाइन इसको पढ़िएगा। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। बहुत दफ़े मुझे बच्चे ये कहते हैं सर आप इसको बहुत ही फास्टली भागते हैं, तो ये भागने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ें कॉमन सेंस ही है बातें। अगर आप एक अच्छे कंपटीशन के लिए जा रहे हो, इन सब चीज़ों को एक अच्छे कंपटीशन ही बच्चे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी तरह बात है। क्योंकि अगर आप इस अच्छे कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, तो फिर जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह इन लाइनों को पढ़ना पड़ेगा, इनको अपनी नोट्स में लिखना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसको मुझे फॉलो करिएगा, इसको लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर भी करिएगा। थैंक यू।